ओके दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल 4G स्कॉलर। तो आज मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ एंड ऑफ द बायोपॉलिटिकल सेकेंड पार्ट, कंसिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशंस, यानी जो सोवियत यूनियन का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ उसका वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसके बारे में आपके सामने लेके प्रेजेंट है। तो सबसे पहले आप देखेंगे जब 1990s में सोवियत यूनियन का जब कोलैप्स हो गया तो बेसिकली खासकर ये जो इम्पैक्ट हुआ ये खासकर ईस्टर्न कंट्रीज़, यानी जो भी सोवियत यूनियन का जो ग्रुप्स था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो यूएसएसआर का जो ग्रुप्स था, तो उन पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। तो उसी पे जो इसका लीड रोल था जो रशिया का, तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा यहाँ पे हम फर्स्ट पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है फर्स्ट जो है वो जो आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट्स था, आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट्स यहाँ पे कैपिटलिस्ट वर्सेस सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट, ये जो सिस्टम है ये अब कोलैप्स हो गया। अब इस चीज़ की लड़ाई नहीं रही कि वर्ल्ड में कौन लीड करेगा। जाहिर सी बात है कि वर्ल्ड में एक पावर, एक आइडियोलॉजिकल विक्ट्री हुई थी, वो विक्ट्री हुई थी कैपिटलिस्ट सिस्टम की, और जो बेसिकली हार गई थी वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि सोशलिस्ट सिस्टम यहाँ पे हार गया था। और इससे हारने की वजह से यहाँ पे जो उनके बीच में जो डिस्प्यूट था वो भी ख़त्म हो गया। कहीं ना कहीं इनके बीच में जो एक दूसरे के अगेंस्ट में आर्म्स रेस के लिए या एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो कोशिश कर रहे थे वो ख़त्म हो गई थी यहाँ पे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये होगा कि जो आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट्स था ये ख़त्म हो गया वर्ल्ड में, और जो आर्म्स रेस था, खासकर जो एक दूसरे न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे थे, एक दूसरे से कंपटीशंस कर रहे थे, वो ख़त्म हो गया था। तो इससे वर्ल्ड में कम से कम पहला इम्पैक्ट यही पड़ा कि दोनों जो ग्रुप्स हैं उसके बीच में एक शांति आई और आर्म्स रेस ख़त्म हो गया यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट आपका कहता है कि यहाँ पर बेसिकली जब आइडियोलॉजिकल वर्ल्ड में आइडियोलॉजिकल वर्ल्ड में जब चेंज आया तो जाहिर सी बात है वर्ल्ड में सिर्फ एक ही आइडियोलॉजीज़ रिमेन रहती है। अब वर्ल्ड को ये टेंशन नहीं था, दुनिया वालों को ये टेंशन नहीं था कि हमें या सुपर पावर के किसी एक पावर के साथ मिलना है और एक पावर यानी एक दूसरा पावर से दुश्मनी लेनी है। तो ऐसी कोई टेंशन नहीं रह गई थी वर्ल्ड में, सिर्फ अब एक पावर रह गई थी, वो थी यूएस की। और वर्ल्ड बेसिकली अब पहले जो बायोपोलर था अब जो है वर्ल्ड यूनिपोलर बन गया है। तो इसका मतलब ये था कि वर्ल्ड इस समय जब यूएसएसआर जो कोलैप्स होता है 1990 से लेकर लगभग आप कह सकते हो कि 2000 तक, या 2000 के बाद भी अभी भी वैसे वर्ल्ड तो अभी यूनिपोलर ही है, लेकिन अभी जो रिसेंटली ट्रेंड में आ रहा है तो अब जो है वर्ल्ड मल्टीपोलर की तरफ राइज हो रहा है। यानी अब वर्ल्ड में सिर्फ अकेला यूएस तो नहीं है, लेकिन अभी बहुत सारे चाइना है, इंडिया है, रशिया फिर से राइज हो रहा है। लेकिन उस समय क्या था, वर्ल्ड में सिर्फ उस समय 1990 के बाद लगभग वर्ल्ड में सिर्फ अमेरिका ही एक यूनी पावर था, यानी अमेरिका के पास एक सुपर पावर राइज हो गई थी और वर्ल्ड में उसी की आइडियोलॉजिकल सिस्टम एक तरह से वर्ल्ड में छाई हुई थी। जैसे हमने भी 1990s के बाद हमने भी अपने आप को कैपिटलिस्ट सिस्टम यानी लिबरलाइज कर लिया और अपने आप को कैपिटलिस्ट सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया। तो वर्ल्ड में देखेंगे कि जब वर्ल्ड में एक यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया तो अमेरिका के कैपिटलिस्ट सिस्टम जिसमें लिबरलाइज ट्रेडिंग सिस्टम और जो आईएमएफ का रोल है, वर्ल्ड बैंक का रोल है, अधिक से अधिक कंट्रीज़ को लिबरलाइज करना, कैपिटलाइज करना। तो वर्ल्ड में बस यही चीज़ रह गया था। वर्ल्ड एक तरह से कैपिटलिस्ट के ग्रुप्स में अधिक से अधिक कैपिटलिस्ट ग्रुप्स बन रहा था और वर्ल्ड में यूनिपोलर वर्ल्ड अमेरिका के अंडर में बन गया था। ओके, थर्ड जो कंसिक्वेंस है वो क्या है? थर्ड कंसिक्वेंस है द एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक मीन द इमर्जेंस ऑफ मैनी न्यू कंट्रीज़। यानी जाहिर सी बात है जब कंट्री कोलैप्स होगी, जब एक ग्रुप्स कोलैप्स होगा तो उसके बीच की जो भी कंट्रीज़ थी, जैसे ऑलरेडी वो फोर्सफुली वो यूएसएसआर के अंडर में थी, बट जैसी मौका मिलता है जो यूएसएसआर के जो ब्लॉक्स थे, जो भी उनको जैसी मौका मिलता है वो अपने आप को उससे अलग कर लेते हैं और अपने आप को एक इंडिपेंडेंट एंड सवरेन नेशन के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेते हैं। और जब वो इंडिपेंडेंट और सवरेन कंट्री के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं तो उसके बाद वो देखेंगे कि अलग अलग ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाते हैं। लाइक पहले वो जो सोवियत यूनियन के अंडर में थे, अब वो बहुत सारी कंट्रीज़ अब दोबारा या तो इंडिपेंडेंट रहते हैं या तो वो अमेरिका के ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे नाटो वगैरह को वो ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि वर्ल्ड के लेवल पे एक न्यू कंट्रीज़ का राइज होता है। इवन रशिया भी अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है वेस्टर्न कल्चर में। तो हम कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड के जो सिस्टम पे पहले जो कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट का जो लड़ाई चल रही थी वो ख़त्म हो गई थी और अब न्यू कंट्रीज़ राइज हुई थी और वो अपने आप को इंडिपेंडेंट, अपनी आइडेंटिटी को और अपने इकोनॉमिक सिस्टम को बिल्कुल इंडिपेंडेंटली तरीके से मेंटेन करती हैं। तो यही इसके तीनों कंसिक्वेंस थे जिसको आप लिखोगे। ओके, अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे बताने वाला हूँ शॉक थेरेपी के बारे में। ओके, यहाँ पे अब हम शॉक थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे जो कि आफ्टर सोवियत सिस्टम के बाद जो कोलैप्स होने के बाद इस्टेब्लिश्ड हुआ था, यानी पोस्ट कम्युनिस्ट रीजम के बारे में पढ़ेंगे हम। इसके अंदर है क्या?
शॉक थेरेपी का मतलब क्या है? शॉक थेरेपी यानी एक तरह से पेनफुल ट्रांजैक्शन है, यानी ट्रांजैक्शन हुआ था, चेंज सिस्टम हुआ था, यानी जो यूएसएसआर जो पूरी लाइफ टाइम लड़ता हुआ आया था। तो इस शॉक थेरेपी में जो 70 ईयर्स से जो मॉडल चला आ रहा था सोवियत सिस्टम का, वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाता है और एक नया सिस्टम वहाँ पे चेंज होता है। तो ये इतना इजी नहीं था। जो एक सिस्टम था, गवर्नमेंट एक तरह से कलेक्टिव फार्मिंग करती थी, सभी चीज़ें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है, हेल्थ प्रोवाइड कर रही है, एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। तो अचानक से मान लीजिए सारा कुछ एकदम गवर्नमेंट अपने जो सपोर्ट था वो विड्रॉल कर रही है यहाँ से, यानी मतलब यहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट अब कुछ नहीं कर सकती है। वहाँ का जो भी सिस्टम है वो सब बेसिकली अब प्राइवेट ऑनरशिप के अंडर में जाएगा, यानी वहाँ पे एक चेंज हो रहा है। और चेंज किसके अंडर में होता है? वो कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंडर में। तो ये वहाँ के लिए काफ़ी पेनफुल था। खासकर इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ पे जो बहुत सारे लोग जो बिल्कुल ही गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट थे, गवर्नमेंट के एजुकेशन पे डिपेंडेंट थे, अब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है उसे रन करने के लिए, यानी गवर्नमेंट पूरी तरीके से अपने हाथ खड़े कर रही है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। और वहाँ पे ऐसे सिस्टम हुआ, वहाँ पे जो कलेक्टिव फार्मिंग्स होती थी अब वो प्राइवेट ऑनरशिप के अंडर में चले गई। तो यही जो चेंजेस थे, यही शॉक थेरेपी है। यानी शॉक थेरेपी मतलब क्या है कि काफ़ी ज़्यादा जो वो हमेशा से जिस सिस्टम के अगेंस्ट में लड़ते हुए आए थे, एक कैपिटलिस्ट सिस्टम के अगेंस्ट में लड़ते हुए आए थे, तो लेकिन वही चीज़ें अब उनको फॉलो करनी पड़ रही है। और इसके लिए जो कैपिटलिस्ट जो सिस्टम होता है, यानी फ्री ट्रेड, लिबरलाइज इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट वगैरह, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ें वहाँ पर परफॉर्म होने लग गई थी। और इसके लिए वहाँ पर जो IMF है, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसी जो कैपिटलिस्ट सिस्टम जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है, वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने लग गए, वहाँ पे लोन देने लग गए, लेकिन इस कंडीशन पे कि अब वो पूरी तरीके से एक तरह से कैपिटलिस्ट सिस्टम को फॉलो करेंगे। तो यही जो चेंजेस था वो बेसिकली क्या कहलाएगा? आपका शॉक थेरेपी कहलाएगा, जिसमें एक तरह से पूरी तरीके से जो प्राइवेट ऑनरशिप, जो गवर्नमेंट की जो ऑनरशिप थी, या जो कम्युनिटी फार्म सिस्टम थे, जो गवर्नमेंट सब चीज़ें प्रोवाइड करती थी, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती थी, वो सब चीज़ें अब विड्रॉल हो जाएगा। और यहाँ पर जो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑनरशिप है या जो लिबरलाइज ट्रेडिंग सिस्टम है वो यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया जाएगा। तो इसके अलावा भी यहाँ पे देखोगे जो पहले जो वेस्ट के साथ जो हम ट्रेड वगैरह सोवियत यूनियन नहीं करता था, अब वो ट्रेड वगैरह स्टार्ट करेगा। बहुत सारी जो बाहर के जो देश के जो कैपिटलिस्ट हैं वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसे बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग में यहाँ पर चेंजेस हुआ, नया सिस्टम चेंजेस हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के लोगों के पास पैसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी तक जो सिस्टम था वो बेस कलेक्टिव फार्मिंग, यानी कलेक्टिव फार्मिंग का मतलब यहाँ पे यह है कि जो लोग हैं वो खुद की अर्निंग नहीं कर रहे हैं, यानी वो सोसाइटी के लिए अर्निंग कर रहे हैं, यानी सभी के लिए अर्निंग कर रहे हैं। तो लोगों के पास तो पैसा था नहीं, तो इसी चीज़ को यहाँ पर बेसिकली बदला गया। और इस चीज़ को बदलने के बाद यहाँ पे एक चेंजेस आया, जिसे हम कह सकते हैं शॉक थेरेपी। तो आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा बेसिकली कि जो एक कैपिटलिस्ट जो कम्युनिस्ट मॉडल था वो एक तरह से कन्वर्ट हो चुका था कैपिटलिस्ट मॉडल में। ओके, इसमें अब हम लास्ट का जो टॉपिक है कंसिक्वेंस ऑफ शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का कंसिक्वेंस क्या हुआ? जाहिर सी बात है, इसमें जैसे आपने देखा होगा कि जो कंसिक्वेंस इसका बहुत नेगेटिव पड़ता है रशिया के ऊपर, क्योंकि जो रशिया था वो बेसिकली पहले सारा का सारा जो सोशल सिस्टम था वो एक मैकेनिज्म के अंदर में रूल होता था, यानी सारी की सारी जो चीज़ें होती थी, इंडस्ट्रीज़ होती थी, वो सब गवर्नमेंट की होती थी। यानी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है, जितना भी कंजप्शन का काम हो रहा है, सब गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ के अंडर में हो रहा है। बट अब क्या है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं, गवर्नमेंट कोलैप्स हो चुकी है, और वो जो इंडस्ट्रीज़ रन करने के लिए, यानी जो भी मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हॉस्पिटल्स। अब जो जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, मान लीजिए वो अगर गवर्नमेंट के अंदर में रन हो रहे हो और अचानक उसमें बहुत सारा इक्विपमेंट का और सैलरीज का, मेडिसिन का, सर्जरीज का खर्चे आते हैं। बट अगर मान लीजिए वो सारा का सारा पैसा अगर गवर्नमेंट खर्च नहीं करेगी, तो वो जो हॉस्पिटल्स हैं या जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सब कोलैप्स हो जाएंगे, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, हेल्थ सिस्टम हो। इसी तरीके से वहाँ पे यहाँ पे रशिया में क्या हुआ कि सभी जो चीज़ें थी वो प्राइवेट, लगभग 90% जो चीज़ें थी, इंडस्ट्रीज़ थी, वो सब प्राइवेट हाथों में दे दी गई। इससे क्या होगा, इससे जो प्रॉब्लम, जो गवर्नमेंट जो सब्सिडीज़ का फ़ायदा उठा रहे थे या जो जिनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही थी, यानी जो पूरी तरीके से गवर्नमेंट चीज़ों पे डिपेंडेंट थे, वो सब का बहुत ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। उनको काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी फेस करनी पड़ती है, उनको सर्विसेज की शॉर्टेज हो जाती है, कंजप्शन गुड्स की शॉर्टेज हो जाती है। और इसी चीज़ को यहाँ पर जो एक वहाँ के गवर्नमेंट ने ये जो भी इंडस्ट्री थी वो प्राइवेट रशियन के सिटीजन्स के एक वाउचर निकाला, जिसका मतलब यहाँ पे ये था कि वहाँ के जो इंडस्ट्रीज लोग हैं वो गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज़ को खरीद लें और उसको रन करें। बट
वहाँ के पास जो वहाँ के लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो गवर्नमेंट की चीज़ों को खरीद सके या गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ को रन कर सके। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा, इसके लिए उन्होंने अपने जो वाउचर्स थे, जो एक ऑक्शन के जो वाउचर्स होते हैं, उन्होंने वो बाहर के इन्वेस्टर्स को एक तरह से दे दिए। और इसी चीज़ को कहते हैं यहाँ पर द लार्जेस्ट गैराज सेल इन द हिस्ट्री। मतलब यहाँ पे ये था कि वहाँ के लोगों के पास इतना पैसा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी जो सारे का सारा जो बोली लगाने के लिए जो वाउचर्स थे वो बाहर के लोगों को दे दिया, और बाहर के लोग बहुत सस्ते दामों पर यानी बहुत चीप रेट पे वहाँ की इंडस्ट्रीज़ खरीद रहे थे। यानी सिंपल सी बात है कि वहाँ पे टोटली तरीके से एक नेगेटिव सिचुएशन आ चुकी थी कंट्री में। तो इसी वजह से यहाँ पे एक तरह से यहाँ की करेंसीज़ जो रबल्स, यहाँ के जो करेंसीज़ है वो डाउन हो गई थी। जब वो डाउन हो गई तो चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, इन्फ्लेशन राइज़ हो गया था यहाँ पे। इन्फ्लेशन मतलब जब मान लीजिए गवर्नमेंट कोई चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर रही है, वहाँ पे चीज़ें कोई आ नहीं रही है, ना कोई खाने पीने की चीज़ें बन रही है, तो हर चीज़ें बहुत महंगी मिलेगी। और महंगी मिलने का मतलब यहाँ पे यह है कि जो लोगों के पास जो मनी नहीं है तो चीज़ें बहुत दिक्कत से उनको फेस करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे रशिया में हो रहा था। यहाँ पे सभी इंडस्ट्रीज़ डाउन हो गई थी, महंगाई बढ़ रही है और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, फूड की शॉर्टेज हो गई है, स्टार्वेशन आ रहा है, फैमाइन आ रहा है, जीडीपी रशिया की राइज बहुत डाउन हो गई थी। तो ये सब चीज़ें सारे का सारा एक साथ रशिया में हुआ था। इसी को कहते हैं हम शॉक थेरेपी का कंसिक्वेंस। तो इसके बाद ही फाइनली यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग राइज हो जाती है। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि पूरी तरीके से जो सिस्टम था वेलफेयर का वो सब चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती है और यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग वगैरह राइज हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि रशिया पूरी तरीके से एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया था उसका, और वो पूरी तरीके से उसकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ वगैरह सब कुछ यहाँ पे डाउन हो रही है। ओके, यहाँ पे अपने जो शॉक थेरेपी का जो हमने इकोनॉमिक कंसिक्वेंस देखा वो किस तरीके से पूरा नेगेटिव चीज़ें हो चुकी थी यहाँ पर। रशियन जो उसके जो भी उसके यूएसएसआर का जो भी ग्रुप्स थे वो सब उन सब कंट्रीज़ में इस तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था। बट अब पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हुआ था? पॉलिटिकल इम्पैक्ट में भी जाहिर सी बात है, जब एक इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो चुका था यानी कैपिटलिस्ट मॉडल बन चुका था, तो जाहिर सी बात है पॉलिटिकल ट्रांजेक्शन भी होगा। पॉलिटिकल ट्रांजेक्शन का मतलब था यहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होगा, और डेमोक्रेसी के लिए जो पहले जो कम्युनिस्ट सिस्टम था उसको ब्रेक किया गया। उसके बाद यहाँ पर एक मैकेनिज्म सिस्टम बेसिकली लेके आते हैं, वो था डेमोक्रेटिक सिस्टम। इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या था कि इसमें बहुत ही फास्ट तरीके से, बहुत जल्दीबाजी में यहाँ पे इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन करा, और मोस्ट जो रशिया और जो उसके बाकी जो भी कंट्रीज़ थे, जो यूएसएसआर की कंट्रीज़ थी, वहाँ सब जगह इस तरीके की चीज़ें करी गई। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि जैसे एक जो डेमोक्रेटिक कंट्री में एक बहुत ही सोच विचार करके हम एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी की पावर को डिवाइड करते हैं, चेक एंड बैलेंस करते हैं, तो वैसी तरीके से यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं डिज़ाइन किया गया था। बहुत सारी कंट्रीज़ में फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, इन कंट्रीज़ में बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव पावर है यानी जो प्रेसिडेंट थे उनके पास बहुत ज़्यादा पावर थी, और यानी एग्जीक्यूटिव को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया था, और जो पार्लियामेंट था वो उनके पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं थी। इसके अलावा जैसे यहाँ पे एग्जांपल तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान की जो सरकारें थी उनमें बेसिकली वहाँ के प्रेसिडेंट के पास बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट पावर दे दी गई। उन्होंने अपने आप को फर्स्ट जो प्रेसिडेंट का टेन्योर था वो 10 ईयर्स रखा, यानी 10 ईयर्स बहुत बड़ा समय होता है किसी भी एग्जीक्यूटिव के लिए। उन्होंने 10 ईयर्स रखा, देन उसके बाद उन्होंने अनदर 10 ईयर्स के लिए अपने आप को एग्जीक्यूटिव कर लिया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मोस्टली जो डेमोक्रेसी आई भी थी वो पूरी तरीके से डेमोक्रेसी नहीं थी, कहीं ना कहीं एक अथॉरिटेरियन रूल था, और एक जो पार्लियामेंट के पास जो रियल जो पावर होती है वो नहीं आ पाई थी, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन था बहुत जल्दबाजी बनाया गया था और सारी पावर मोस्टली एग्जीक्यूटिव के पास थी। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे पॉलिटिकल ट्रांजेक्शन भी हुआ था, बट इतना सक्सेसफुल नहीं था जितना कि अभी हमारी कंट्री में या वेस्टर्न कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी को बहुत सक्सेसफुल तरीके से डिज़ाइन करा जाता है और उसको इम्प्लीमेंट करा जाता है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे है कि पॉलिटिकल तरीके से भी यहाँ पे प्रॉब्लम आई, और क्योंकि मोस्टली जो पावर थी वो बेसिकली एग्जीक्यूटिव के पास ही थी। ओके, धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने डाउट्स को इसी तरह पूछते रहिए। मैं आने वाले टाइम में सारी वीडियोस आपके सामने प्रेजेंट करता रहूँगा। धन्यवाद।